हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टेस्ट सीरीज बाल विकास का। और ये है टेस्ट नंबर 1। अभी संध्या के 7 बजे हैं और आज आप लोग का लाइव टेस्ट अब चलेगा। तो आप अपना स्टूडेंट अपना तैयारी को आंक सकते हैं, जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं आप लोग का बाल विकास का टेस्ट, तो देखिए ये है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का टेस्ट। और ये टेस्ट सीरीज अगर आप डेली लगाते हैं संध्या 7 बजे, तो देखिए टेस्ट सीरीज कब होता है? संध्या 7 बजे। और आज दिनांक कितना है? 12 जनवरी 2022 और अभी संध्या के 7 बजे हैं। तो आप टेस्ट सीरीज डेली दे सकते हैं संध्या 7 बजे। और अगर ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फ़ायदा क्या क्या होगा स्टूडेंट, ये देख लीजिए। जेटेट में फ़ायदा होगा, सीटेट में फ़ायदा होगा, बिहार टेट में फ़ायदा होगा, यूपी टेट में फ़ायदा होगा, रीट में फ़ायदा होगा, केबीएस जो एग्ज़ाम होता है उसमें फ़ायदा होगा, नवोदय विद्यालय जो होता है उसमें फ़ायदा होगा, DSSB जो एग्ज़ाम होता है दिल्ली वाला उसमें आपको फ़ायदा होगा, बीएड अगर आप करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं स्टूडेंट टीचर से रिलेटेड, आपको सभी में ये फ़ायदा होगा। और ये बता दें कि ये टेस्ट कब से होता है स्टूडेंट? आपका संध्या 7 बजे। और आज दिनांक कितना है? 12 जनवरी 2001। और आज है टेस्ट नंबर 1, बाल विकास का टेस्ट नंबर 1। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। चलिए पहला क्वेश्चन आपको बताना है। तो देखिए बोलता है सुमेलित कीजिए। तो दिया हुआ है एनिमल इंटेलिजेंस, देखिए सूची 1 इधर दिया है, सूची 1 इधर है सूची 2। एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्बलन की सूची, सारगर्भता का नियम और अनुकूलन। आपको ये बताना है कि इसका कौन सा मैचिंग होगा। और इधर ऑप्शन में आपका दिया गेस्टॉल्ट, पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर। चलिए आपका ऑप्शन भी हम दिखा देते हैं। आपका ऑप्शन देखिए क्या है, कूट में दिया है आपका, कूट में दिया है आपका देखिए 2 4 3 1, फिर दिया हुआ है 1 4 3 2, और आपका दिया है 3 4 1 2, और फिर दिया है 2 4 1 3। तो चलिए आप सबसे पहले मिलान कीजिए कि कौन सा होगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए एनिमल इंटेलिजेंस, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, बताइए। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 1। तो बताइए आप मैचिंग कीजिए, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं कि देखिए स्टूडेंट, एनिमल इंटेलिजेंस जो है ये किसका है? आपका थॉर्नडाइक का, याद रखिएगा। तो 1 का 3, तो चलिए 1 ए का 3 देखिए किसी में है, देखिए ए का 3 यहाँ देखिए सी नंबर में है, ए का 3 आपका देखिए सी नंबर में है, और ए का 3 किसी में है? नहीं है, यानी आपका यहीं पर आंसर हो गया। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए एनिमल इंटेलिजेंस आपका हो गया थॉर्नडाइक। पुनर्बलन, पुनर्बलन वर्ड आपको बताए थे कि पुनर्बलन वर्ड किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। और पुनर्बलन का सिद्धांत, या अगर पूछेगा कि पुनर्बलन का जनक कौन है, तो पुनर्बलन का अगर जनक पूछेगा तो हम लोग पढ़े थे क्लार्क एल हल पढ़े थे, याद है ना, क्लार्क एल हल। तो चलिए फिर से मिलान करते हैं इसको। एनिमल इंटेलिजेंस की बात थॉर्नडाइक ने किया है, पुनर्बलन की बात स्किनर ने किया है, सारगार्भिकता का नियम, सारगार्भिकता का नियम किसने किया? गेस्टॉल्ट ने किया है, और अनुकूलन की बात तो हमारे जीन पियाजे भाई साहब ने किया है। तो इसका स्टूडेंट देख लीजिए, ए का आंसर 3, यानी ए का आंसर 3, और उसके बाद बी का आंसर क्या हो गया? 4। उसके बाद देखिए सी का आंसर आपका हो गया 1, और डी का आंसर हो गया आपका 2, यानी 3 4 1 2। तो चलिए देखते हैं 3 4 1 2 किस में स्टूडेंट? तो 3 4 1 2 आपका सी नंबर में है, यानी इसका आंसर होगा ए नंबर, सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है आपका एकीकरण का सिद्धांत, दूसरा है अंतःक्रिया का सिद्धांत, तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत, चौथा है अंतः संबंध का सिद्धांत। तो बताइए 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, बताइए। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपका आंसर राइट क्या है। चलिए स्टूडेंट बताते हैं। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है एकीकरण का सिद्धांत, गलत है। अंतःक्रिया का सिद्धांत, तो अंतःक्रिया का सिद्धांत तो आपका ले वाइगोत्स्की भाई साहब ने दिया है। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली सिद्धांत जो है निरंतरता का सिद्धांत है। अंतः संबंध तो आपका ले वाइगोत्स्की का है। तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट 2 का आंसर हो गया आपका सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चंस का ये सीरीज है, डेली आपको 30 क्वेश्चंस आपको
बाल मनोविज्ञान का देखने को मिलेगा रोज संध्या 7 बजे। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। बताइए संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो आपको बताना है कि संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसमें शिक्षा क्या हो गया, एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है 25वां, 86वां, 22वां, 52वां। तो बताइए 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है कि संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसमें शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो चलिए इसको याद कर लीजिएगा, संविधान का कौन सा संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। तो इसका राइट आंसर होगा 86, यानी इसका आंसर होगा बी नंबर। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 4 नंबर, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो ये सब आपका कथन है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो पहला ऑप्शन है अब्राहम मैस्लो, दूसरा है मैकडूगल, तीसरा है विलियम जेम्स, चौथा है सिम्पसन। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर कौन सा होगा। 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है, बताइए। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो हमारे थे मैकडूगल भाई साहब। तो इसका आंसर होगा 4 का बी नंबर। चलिए 5 नंबर आते हैं क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस, यहाँ देखिए कोल तथा ब्रूस नाम का मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो ये बताइए संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कोल और ब्रूस ने बताया है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बताइए 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है, बताइए जल्दी से। तो चलिए इसका स्टूडेंट होगा, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को। और बाल्यावस्था कब से होता है स्टूडेंट, देख लीजिए 12 से लेके 18 वर्ष की उम्र को हम लोग क्या कहते हैं, बाल्यावस्था। शैशवावस्था कब से होता है, देख लीजिए 0 से लेके 2 वर्ष। किशोरावस्था नहीं, माफ कीजिएगा, बाल्यावस्था होता है स्टूडेंट 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। अगर पूछेगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था कब से कब तक होता है, प्रारंभिक अगर बाल्यावस्था पूछेगा तो 2 वर्ष से 6 वर्ष होगा। और अगर उत्तर बाल्यावस्था पूछेगा तो आपका 6 वर्ष से 12 वर्ष होगा। शैशवावस्था, तो चलिए संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, देखिए संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसको कहा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होता है 2 वर्ष से 12 वर्ष, याद रखिएगा। शैशवावस्था होता है आपका जो 0 से लेके 2 वर्ष। किशोरावस्था होता है आपका 12 से लेके 18 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था होता है आपका 30 से लेके 60 साल तक, याद रखिएगा। तो चलिए तो इसका स्टूडेंट आंसर कौन सा आ गया, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसको कहते हैं, बाल्यावस्था को। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, बताइए किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। तो ये आपको नाम बताना है ये मनोवैज्ञानिक का, कि कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। तो बताइए स्पीयरमैन ने दिया है, गोलमैन ने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, जॉन मेयर ने दिया है। तो बताइए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। तो चलिए इसका स्टूडेंट आंसर बताते हैं, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा की प्रत्यय दिया है। तो स्पीयरमैन बिल्कुल गलत होगा, गोलमैन बिल्कुल गलत होगा, हार्वर्ड गार्डनर भाई साहब बिल्कुल सही होगा। इसी ने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया। आप लोग बहुबुद्धि का सिद्धांत तो जानते हैं ना, हार्वर्ड गार्डनर, तो उसी ने आपका बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया। और जॉन मेयर साहब भाई साहब ने होंगे। इसका आंसर होगा आपका 6 का सी नंबर। चलिए आते हैं 7 नंबर। ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या होता है बताइए, यह करने में कठिनाई होती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, व्यक्त करने में, पढ़ने में, बोलने में, खड़े होने में। मात्र 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है। बताइए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, बताइए 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो बताते हैं डिसलेक्सिया व्यक्त करने की बात नहीं बताता, पढ़ने में जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग कहते हैं डिसलेक्सिया, याद रखिएगा। और लिखने में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिसग्राफिया, याद रखिएगा। लिखने में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिसग्राफिया। और अगर किसी को मान लीजिए किसी को अगर गणित में अगर दिक्कत हो रहा है, गणित में अगर दिक्कत हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं डिसकैलकुलिया, याद रखिएगा, डिसकैलकुलिया। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिसकैलकुलिया, याद रखिएगा। यानी डिसलेक्सिया किससे संबंधित है स्टूडेंट, पढ़ने से, यानी इसका आंसर होगा बी नंबर। चलिए 8वां क्वेश्चन, चलिए बताइए निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। देखिए निगेटिव क्वेश्चन बोल रहा है, नहीं की बात बता रहा है। तो नहीं बोलेगा तो आपको नहीं ढूंढना है, यानी निगेटिव ही आंसर ढूंढना है। चलिए पहला ऑप्शन है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा है बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने का पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा है शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए।
और चौथा आपका शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है कि इसका उत्तर कौन सा होगा, बताइए जल्दी से। तो चलिए बताते हैं, निम्न में से क्या समावेशी शिक्षा की भूमिका नहीं है? नहीं भाई साहब बोल रहा है। तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं। देखिए यही है भाई साहब, आंसर आपका आ गया। फिर चेक कर लेते हैं, यानी इसका आंसर ये नंबर होगा। देख लेते हैं आगे, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको ढूंढना नहीं, अगर निगेटिव है तो निगेटिव, इसका आंसर होगा ए नंबर। चलिए 9 नंबर में आते हैं, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो बताइए, 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? आप अपना उत्तर अपना कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं, छात्रों में कक्षा को प्रश्न पूछने के लिए, चलिए बताते हैं, प्रेरित करना चाहिए, अच्छी बात है। हतोत्साहित करना चाहिए, निगेटिव बात है, निगेटिव वर्ड है। अनुमति नहीं देना चाहिए, नहीं तो निगेटिव वर्ड है। रोक देना चाहिए, भी निगेटिव वर्ड है, इसलिए इसका आंसर होगा स्टूडेंट ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 10 नंबर में, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित है? चलिए देखते हैं, वृद्धि की बात बोल रहा है। तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो हम लोग पढ़े थे कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, पढ़े थे ना। विकास हमेशा निरंतर चलते रहता है, जैसे आपका अधिगम चलता है ना। अधिगम क्या होता है कि बच्चा गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक सीखता है। लेकिन वृद्धि क्या होती है, एक समय के बाद रुक जाती है, जैसे लड़कियां 16 साल के बाद उसका हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। तो वृद्धि की बात बता रहा है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बताइए, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, भावात्मक विकास से। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। तो चलिए बताते हैं, बच्चे की बुद्धि मुख्यतः जो संबंधित है शारीरिक सामाजिक विकास से, गलत है। शारीरिक, क्योंकि वृद्धि की बात होता है, वृद्धि तो बढ़ता है, जैसे कद बढ़ना, जिसको हम लोग कहते हैं हाइट बढ़ना, तो ये होता है शारीरिक विकास के, इसका उत्तर ये होगा। नैतिक विकास तो होगा नहीं, भावात्मक विकास होगा नहीं, इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन फटाफट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो बताइए, पुनर्बलन का सिद्धांत किसको कहते हैं? तो चलिए ऑप्शन है आपका, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, सूच का सिद्धांत। बताइए, 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है, बताइए पुनर्बलन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, बताइए। तो चलिए बताते हैं, यानी पुनर्बलन जो शब्द है, सबसे पहले पुनर्बलन शब्द जो है ये बीएफ स्किनर ने दिया था, याद रखिएगा। पुनर्बलन जो शब्द है किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने। कौन सा मनोवैज्ञानिक ने दिया था? बीएफ स्किनर ने। तो चलिए अब पुनर्बलन का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत को कहते हैं? तो चलिए अब ये दिया, अब देखिए पुनर्बलन शब्द अगर पूछेगा, पुनर्बलन शब्द हो गया, तो ये क्या था हमारा? स्किनर था, याद रखिएगा। तो स्किनर का लास्ट में क्या होता? आर। देखिए स्किनर का लास्ट में क्या होता? आर। तो आर से क्या दिया था? इसने क्या दिया था? आर एस थ्योरी, याद रखिएगा, आर एस थ्योरी, आर एस थ्योरी दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अब देखिए उद्दीपन अनुक्रिया, ये तो आपका थॉर्नडाइक भाई साहब का, ये तो होगा नहीं, ये किसका? आपका थॉर्नडाइक का। चलिए फिर से बताते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। और थॉर्नडाइक भाई साहब ने क्या दिया था? एसआर थ्योरी दिया था, याद रखिएगा, एसआर थ्योरी दिया था, याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन में आपका 3-4 आंसर छिपा हुआ है। चलिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसको कहते हैं? पुनर्बलन का भी सिद्धांत को हम लोग क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट आर एस थ्योरी, याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? आर एस थ्योरी। और सूच का सिद्धांत किसने दिया था? आपका जीन पियाजे ने, तो ये तो होगा नहीं। तो चलिए फिर से हम बता देते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत क्या दिया था? आपका थॉर्नडाइक भाई साहब ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर की बात हो रहा है। और सूच का सिद्धांत किसने दिया था? हमारा जीन पियाजे भाई साहब ने दिया था। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट आपका सी नंबर। चलिए यानी एक एक क्वेश्चन में आपका 4-4 क्वेश्चन छिपा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, बताइए निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है?
नहीं की बात बता रहा है। तो बताइए आपका इसका कौन सा उत्तर होगा? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञा अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। बताइए इसमें कौन सा उत्तर होगा? 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। तो चलिए बताते हैं कि वह कौन सी अवस्था से ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है। तो प्रतिबिंबित संवाद अवस्था बताया ब्रूनर ने। अंतः प्रज्ञा ये नहीं बताया, अंतः प्रज्ञा बताया आपका, अंतः की बात किया आपका लेवाइगोत्स्की ने। क्रियात्मक का दिया है, संकेतात्मक का दिया है, इसीलिए इसका स्टूडेंट आंसर होगा कि अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है। तो कौन सा नहीं है? अंतः प्रज्ञा। यानी अंतः की बात किया किसने किया आपका स्टूडेंट? लेवाइगोत्स्की ने। लेवाइगोत्स्की भाई साहब ने इसका जिक्र किया है, याद रखिएगा। तो चलिए इसका आंसर हो गया आपका स्टूडेंट बी नंबर। चलिए अब आते हैं 13 नंबर। चलिए ये कूट वाला क्वेश्चन है। मॉरिसन ने बोध स्तर पर शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, और वो 5 पद क्या है? प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन या व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो निम्न में से सही क्रम आपको बताना है। कूट आपको दिया हुआ है, तो पहले प्रस्तुतिकरण होगा, खोज होगा, संगठन होगा, व्यवस्था जिसको कहते हैं, या आत्मीकरण या वाचन अभिव्यक्तिकरण। तो आपको कूट में मिलाना है कि कौन सा होगा। बोध स्तर पर शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का आपको टाइम दिया था। चलिए कूट आपको दिया हुआ देख लीजिए, ये कूट है आपका। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, आत्मीसातीकरण और वाचन। तो बताइए। तो चलिए सबसे पहला होता है आपका खोज, तो 2 नंबर सबसे पहला होगा। उसके बाद स्टूडेंट इसका होगा आपका, बताइए इसके बाद आपका होगा प्रस्तुतिकरण, यानी 1 होगा प्रस्तुतिकरण, ये 1 नंबर होगा। उसके बाद आपका होगा आत्मीकरण, यानी 4 नंबर होगा। उसके बाद आपका होगा संगठन, 3 नंबर होगा। उसके बाद होगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो यानी ये देखिए 2 1 4 3 5 किसमें है स्टूडेंट? तो 2 1 4 3 5 1 नंबर में है, यानी 13 का उत्तर हो गया स्टूडेंट आपका। 13 का उत्तर क्या हो गया आपका? ए नंबर। चलिए चले आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। बताइए निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध नहीं है? नहीं की बात बोल रहा है। तो बताइए ऑप्शन है आपके सामने, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, ज्ञान, बोध। 5 सेकंड का टाइम दिया था, बताइए इसका उत्तर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध नहीं है। तो चलिए बताते हैं। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध अनुप्रयोग से होता है, अनुमूल्यन से नहीं होता, याद रखिएगा। ज्ञान से होता है, बोध से होता है, यानी इसका उत्तर होगा आपका बी नंबर। निगेटिव बात बोल रहा है तो आपका निगेटिव यानी अनुमूल्यन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वक्र नहीं है? तो बताइए क्या होगा? मिश्रित होगा, नतोदर होगा, उन्नतोदर होगा, लंबवत होगा। बताइए कौन सा उत्तर इसका होगा। 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है, बताइए जल्दी से। तो चलिए कौन सा अधिगम वक्र का नहीं है? पहले अधिगम का वक्र कौन कौन है पहले वो देखिए। मिश्रित है, नतोदर है, उन्नतोदर है। तो आपका लंबवत जो है वो आपका अधिगम का वक्र नहीं है, यानी इसका उत्तर हो गया स्टूडेंट डी नंबर। चलिए आते हैं 16 नंबर। देखिए क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर किसी बालक को समस्या है तो उसको शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए या सलाह देना चाहिए। बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, फिर आप अपना स्कोर चेक कीजिएगा कि आपको 30 में कितना मार्क्स आया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं। क्वेश्चन है, यदि शिक्षक को कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव, देखिए बच्चे को नजरअंदाज करना चाहिए, ये तो निगेटिव बात है। बच्चे को दंड देना चाहिए, दंड देना तो बच्चे को गलत बात है। तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, भी गलत बात है। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, यही बिल्कुल आपका डी नंबर आंसर सही होगा। चलिए आते हैं 17 नंबर। बताइए पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं किससे संबंधित है? छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है, शैक्षिक संस्थानों के विकास से संबंधित है, छात्रों के मानसिक विकास से संबंधित है, छात्रों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट 17 का बताते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। तो छात्रों के सर्वांगीण विकास से बिल्कुल सही उत्तर है। शैक्षणिक संस्थानों के विकास से गलत है, छात्रों के मानसिक विकास से गलत है, छात्रों में वृत्तिक विकास से गलत है।
यानी पाठ्यसागामी, याद रखिएगा पाठ्यसागामी जो क्रियाएं हैं वो छात्रों का सर्वांगीण विकास से सम्मिलित है। इसका आंसर होगा ए नंबर। 17 का उत्तर क्या होगा स्टूडेंट? ए नंबर। चलिए अब चलते हैं 18 नंबर। देखिए तो ये क्वेश्चन जो आपका स्टूडेंट है ये यूपी टेट का है। तो यूपी टेट में आपको अगर यूपी टेट का अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको ज़्यादा आपको मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया? नहीं की बात बोल रहा है। तो चलिए स्किनर होगा, कोहलर होगा, थॉर्नडाइक होगा, बीएस ब्लूम होगा। तो बताइए कौन सा मनोवैज्ञानिक ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं। तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है हमारा स्किनर भाई साहब ने किया है, कोहलर भाई साहब ने किया है, थॉर्नडाइक भाई साहब ने किया है, लेकिन बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। इसीलिए इसका आंसर स्टूडेंट होगा डी नंबर, बीएस ब्लूम। चलिए चलते हैं 19 नंबर में। देखिए शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य, अवरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। याद रखिएगा अवरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। इसका क्या तात्पर्य है? बालक का विद्यालय ना जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, चौथा है बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो बताइए कौन सा उत्तर होगा कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? तो चलिए बताते हैं। बालक का विद्यालय ना जाना ये तो अवरोधन नहीं होता है। बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना ये भी अवरोधन नहीं है। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, देखिए 1 वर्ष से अधिक होने पर बच्चा दूसरा कक्षा में जाता है और यहाँ बोल रहा है एक ही कक्षा में रहना, तो ये अवरोध कर रहा है, यानी ये क्या कर रहा है स्टूडेंट? रुकावट कर रहा है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। और बालक द्वारा विद्यालय छोड़ना ये तो होगा नहीं। इसका आंसर इसीलिए आंसर हो गया स्टूडेंट आपका शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य होता है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यानी इसका आंसर होगा सी नंबर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण आपका कौन सा कौशल में आता है? किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है ये बताइए। प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रदर्शन कौशल या समापन कौशल? बताइए, 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। तो चलिए किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो इसको याद करिएगा, प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। उद्दीपन में नहीं होगा, प्रदर्शन कौशल में नहीं होगा, समापन में नहीं होगा। इसलिए इसका उत्तर होगा ए नंबर। ये सब याद कर लीजिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो किससे होता है? चलिए पूर्व बाल्यावस्था से होता है, गर्भावस्था से होता है, शैशवावस्था से होता है, उत्तर बाल्यावस्था से होता है। यानी मानव का जो विकास होता है वो किससे प्रारंभ होता है? तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए अब बताइए क्या होगा। तो चलिए उससे पहले हम बताते हैं कि मानव का जो विकास होता है वो 7 चरणों में बांटा है। वो कितने चरणों में बांटा है स्टूडेंट? 7 चरणों में। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपका पहला होता है पूर्व प्रसूति काल अवस्था। याद रखिएगा क्या होता है? पूर्व प्रसूति काल अवस्था। याद रखिएगा पूर्व प्रसूति काल अवस्था। तो पूर्व प्रसूति काल क्या होता है स्टूडेंट? आपका गर्भ से लेके क्या होता है? जन्म तक। याद रखिएगा गर्भ से लेके जन्म तक जो होता है पूर्व प्रसूति काल अवस्था होता है। दूसरा अवस्था जो होता है आपका मानव विकास का दूसरा जो होता है वो होता है आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होता है स्टूडेंट? 0 से लेके 2 वर्ष होता है। उसके बाद आपका तीसरा होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आपका क्या होता है? 2 से लेके 12 वर्ष। उसी में आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था आपका 2 से 6 वर्ष होता है और उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेके 12 वर्ष होता है। उसके बाद चौथा जो होता है स्टूडेंट आपका होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था कब से होता है? किशोरावस्था कब से होता है? आपका 12 से लेके 18 वर्ष होता है। इसको याद कीजिएगा। उसके बाद आपका होता है युवावस्था। युवावस्था होता है 18 से लेके 25 वर्ष, लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ा के क्या कर दिया? 30 वर्ष। समझिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। उसके बाद होता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था क्या होता है स्टूडेंट? आपका 30 वर्ष से लेके होता है 60 वर्ष तक। और लास्ट में होता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था होता है 60 वर्ष से लेके मृत्यु तक। ये क्या होता है? वृद्धावस्था। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ जो होता है स्टूडेंट वो होता है आपका पूर्व बाल्यावस्था। तो होगा आपका 2 से 6 वर्ष। तो देखिए 2 से 6 वर्ष स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट होता है नहीं, गर्भावस्था से स्टार्ट होता है। इसीलिए इसका आंसर होगा बी नंबर। शैशवावस्था तो आपका 0 से लेके 2 वर्ष होता है। उत्तर बाल्यावस्था आपका 6 से लेके 12 वर्ष होता है। इसलिए इसका आंसर हो गया स्टूडेंट आपका कि मानव विकास जो प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से होता है। यानी 21 का आंसर बी। तो देखिए एक एक क्वेश्चन में आपका 3-4 क्वेश्चन छुपा हुआ है। चलिए ये भी आपको याद करने वाला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग
पुस्तक के लेखक का नाम बताना है, यानी द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। स्टैनले हॉल है, जर्सील्ड है, क्रो एंड क्रो है, सिम्पसन है, बताइए कौन सा उत्तर होगा। ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए बताते हैं, द कंडीशंस ऑफ द लर्निंग पुस्तक के लेखक का नाम है आपका स्टैनले हॉल, बिल्कुल नहीं है। जर्सील्ड भाई साहब बिल्कुल नहीं है। क्रो एंड क्रो नहीं है, ये सिम्पसन है, याद रखिएगा। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, सिम्पसन है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, आप इस लगता है इसका आंसर जानते भी होंगे। चलिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और हमला व विरोधी की अवस्था है, यह कथन किसका है, बताइए। किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था, यह कथन किसका है। स्टैनले हॉल भाई साहब का है, जर्सील्ड भाई साहब का है, क्रो एंड क्रो भाई साहब का है कि सिम्पसन भाई साहब का है। तो बताइए इसका उत्तर कौन सा होगा। 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है कि किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है, यह कथन किसका है। तो चलिए बता देते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा स्टैनले हॉल। जर्सील्ड भाई साहब बिल्कुल नहीं है, क्रो एंड क्रो नहीं है, सिम्पसन नहीं है। तो ये सब आपको याद करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, बताइए। 40 मिनट, 36 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसको याद कर लीजिएगा। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में समय जो लगता है वो स्टूडेंट आपका 36 मिनट लगता है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है और उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन किसका है। यानी ये स्टेटमेंट है, ये आपको उठा के दे दिया कि बताना कि ये कथन किसका है। बताइए, हालिंगवर्थ का है, गेट्स वार्ने का है, स्किनर का है, या आपका रॉस का है। बताइए कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो चलिए, हालिंगवर्थ बिल्कुल नहीं होगा, गेट्स वार्ने नहीं होगा, स्किनर नहीं होगा, ये रॉस भाई साहब का कहना है, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 26 नंबर, देखिए। व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन ही अधिगम है। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम का मतलब सीखना। ये किसने कहा, या कौन सा भाई साहब यानी कौन सा मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो आपको बताना है। गिलफोर्ड भाई साहब ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, स्किनर ने कहा है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। तो चलिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह जो कहा है हमारा गिलफोर्ड भाई साहब ने कहा, वुडवर्थ ने नहीं कहा है, क्रो एंड क्रो ने नहीं कहा, स्किनर भाई साहब ने नहीं कहा। इसका उत्तर होगा आपका ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सुमेलित कीजिए, देखिए ये कूट वाला क्वेश्चन है। सुमेलित कीजिए, सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया है। इधर है ब्रूनर भाई साहब, आशुबेल, गलेजर, गार्डन। इधर है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, संपर्तीय उपलब्धि प्रतिमान। तो चलिए आप किसी एक को ढूंढ लीजिएगा तो आपका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। तो बताइए इसका उत्तर कौन सा होगा। तो आप कॉपी कलम साथ में रखिएगा स्टूडेंट। आप अगर एक भी मिलान कर लेते हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर कौन सा होगा। चलिए, तो ब्रूनर का याद रखिएगा कि संपर्तीय उपलब्धि का शिक्षण दिया है। ब्रूनर ने किस क्या दिया है, तो पहला का हो गया 4। उसके बाद आशुबेल, आशुबेल का क्या हो गया, देखिए आशुबेल का हो गया अग्रिम संगठन। तो देखिए पहला का 4 दूसरा का 3, तो देखिए कहीं चेक कीजिए, पहला का 4 दूसरा का 3, देखिए 2 टो का उत्तर है। पहला का 4, यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहला का 4 दूसरा का 3, पहला का 4 दूसरा का 3, ये दोनों तो दिया ही नहीं, दोनों को कट कर देंगे। अब चलते हैं तीसरा वाला मिलाते हैं। 2 टो तो मिल गया, अब चलिए तीसरा मिलाते हैं। तो ग्लेजर, ग्लेजर भाई साहब का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, ठीक है। तो चलिए ग्लेजर भाई साहब का देखिए, अब क्या हो गया, पहला का हो गया आपका, पहला का हो गया 4 नंबर, दूसरा का हो गया 3 नंबर, ग्लेजर भाई साहब का हो गया बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। अब बचा गार्डन, गार्डन का हो गया साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान। तो इसका उत्तर हो गया 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 किसमें स्टूडेंट, देख लीजिए। तो 4 3 1 2 किसमें है आपका, बी नंबर में। 4 3 1 2 किसमें है, बी नंबर में। तो ये सब आपको याद करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है। तो बताइए समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है,
समस्या की पहचान करना, आंकड़ों का संग्रहण करना, परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और ये संध्या रोज आपका संध्या 7 बजे से आपका टेस्ट होता है। तो आप अगर अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे का शिकायत होता है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और बेल आइकन को नहीं दबाइएगा तो आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चलिए 28 नंबर का बताइए क्या उत्तर होगा। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण होता है समस्या की पहचान करना, आंकड़ों का संग्रहण करना नहीं होता है, परिकल्पना का निर्माण करना नहीं होता है, परिकल्पना का परीक्षण करना नहीं होता है। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है स्टूडेंट, समस्या की पहचान करना। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, चलिए 29 नंबर आते हैं। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, तो देखिए क्वेश्चन है पॉजिटिव, याद रखिएगा क्वेश्चन अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो क्वेश्चन है आपका कि बालक का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा जब, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। बालकों का संज्ञानात्मक, देखिए बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। दूसरा है पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलता पर ही बल होगा। तीसरा है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। और चौथा है शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। तो बताइए स्टूडेंट 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए अब बताते हैं कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, यानी क्वेश्चन पॉजिटिव है। तो बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। चलिए ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है, हो सकता है। अगला देखिए, पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलता पर बल देना, बल क्या होता है, निगेटिव वर्ड, ये नहीं होगा, हटाइए। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय, निष्क्रिय क्या होता है, निगेटिव वर्ड, ये भी उत्तर नहीं होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी, एक क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव होता है, इसीलिए उसका उत्तर होगा ए नंबर। और आज का स्टूडेंट ये अंतिम क्वेश्चन, चलिए स्मृति स्तर पर बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। तो बताइए क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्मृति स्तर पर बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। ऑप्शन है आपका अन्वेषण, जिसको कहते हैं खोज करना, सामान्यीकरण, तैयारी, प्रस्तुतिकरण। बताइए इसका उत्तर कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं। स्मृति मतलब होता है याद, स्मृति स्तर पर बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। तो स्मृति में हम लोग खोजते नहीं हैं, सामान्यीकरण करते नहीं है, तैयारी नहीं करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, कोई भी चीज़ प्रस्तुत करते हैं, याद करते हैं कि इसका चीज़ क्या होगा, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका डी नंबर। तो चलिए ये था हमारा आज का टेस्ट सीरीज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं रुपेश कुमार झा आप लोग से मिलूंगा अगले वीडियो में रोज संध्या 7 बजे टेस्ट सीरीज के साथ टेस्ट सेट 2। अगर आपको बाल विकास, पर्यावरण, गणित, हिंदी, अंग्रेजी में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आप हमारे रोज रिवीजन क्लासेस में आप जुड़ जाइएगा। ये क्लास होता है आपका डेली संध्या 7 बजे। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है इंग्लिश क्लासेस गोड्डा, याद रखिएगा इंग्लिश क्लासेस गोड्डा। चैनल का नाम क्या है, इंग्लिश क्लासेस गोड्डा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए या और आपको स्पेशल नोट्स चाहिए जेटेट सीटेट का, तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9939700797। तो चलिए मैं रुपेश कुमार झा आप लोग से मिलूंगा अगले वीडियो में। और आप जब तब तक कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि आप अपना नाम और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको 30 में कितना मार्क्स आया। धन्यवाद। मैं रुपेश कुमार झा मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कल संध्या 7 बजे।